हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, सी टेट के लिए खास ये क्लास है आपकी ईवीएस एनसीईआरटी की समरी के लिए। और अभी तक आपकी 5 क्लासेस हो चुकी है जिनमें हमने 20 चैप्टर कवर कर लिए हैं। तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज की क्लास में 3 से 4 चैप्टर बहुत इजीली कवर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एनसीईआरटी के नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। सो गाइस, कल की क्लास जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 20 था किसके जंगल, इस चैप्टर पर चर्चा की थी। तो यहाँ हमने जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में भी पढ़ चुके थे। आज इसी से संबंधित एक और टॉपिक बचता है इस चैप्टर में, वह है झूम की खेती। तो यहाँ से आपके पेपर में बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चंस बने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का आपका ये सबसे पहला हो जाता है। इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा कि झूम की खेती क्या है, कैसे होती है, ठीक है, किस स्थान पर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि झूम की फसल में क्या क्या विशेषताएं हैं। चले देखते हैं। झूम खेती का तरीका निराला होता है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते, यानी उसको फसल कटने के बाद खाली छोड़ देते हैं कुछ वर्षों तक। इस जगह फिर क्या होता है, कुछ बांस या जंगल उगाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी घास उगाती है या बांस के पेड़ पौधे उगाते हैं, जंगल उगाता है। तो फिर क्या करते हैं, क्योंकि कई वर्षों तक खाली छोड़ेंगे लेकिन उसके बाद तो खेती करनी है उसमें, फिर क्या करेंगे, जो वे बांस के पौधे या पेड़ पौधे वहां उगाते हैं उनको वहां पर वे उखाड़ते नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे करेंगे खेती, वो बस उनको गिरा करके जला देते हैं, ठीक है। अब इस जलाने से क्या होगा, इसके पीछे जलाने के पीछे क्या रीजन है, वो रीजन यह है कि जो इसकी राख होती है वो जमीन में मिलकर खाद का काम करती है, इसीलिए ये उसको उखाड़ते नहीं। जो भी वहां जंगल घास फूस उगती है उसको वहीं पर जला देते हैं और उसकी राख जो है वो खाद की तरह मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बना देती है। समझ में आई बात, ठीक है। क्या होता है झूम की खेती में, एक वर्ष फसल करने के बाद कुछ वर्षों तक उसको खाली छोड़ देंगे, फिर उसमें उगेंगे घास फूस जंगल बांस, और फिर क्या करेंगे, जब दोबारा से खेती करने की बारी आएगी तो उसको वहीं पर जला देते हैं गिराकर, और उसकी राख जो है वो खाद का काम करती है। समझ में आ गया, ठीक। चलो, अब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता। ये एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात इन्होंने कही कि भाई जब खेती करने की बारी आएगी, हमने चलो राख उसमें वो मिला दी, ठीक है, जंगल को जिसको जलाया उसकी राख उसमें मिल गई, लेकिन क्या उसके बाद जोतेंगे उसे, नहीं, जोता नहीं जाता। तो फिर कैसे करेंगे खेती, मिट्टी को सिर्फ हल्के से हिलाकर उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी ऐसे थोड़ी थोड़ी सी कुरेद के या उसी में ऐसे मिट्टी के में ही बीज मिला दिए जाते हैं, उसको जोता नहीं जाता हल्की मदद से या ऐसे, ठीक। तो ये भी इसकी एक बहुत ही बढ़िया विशेषता है जो कि आपके पेपर में पूछी जाती है। आगे बात करेंगे तो फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं है, ठीक है, उन्हें गिरा देते हैं ताकि जमीन की मिट्टी में वे मिल जाए। यानी अगर बीच में ही आप मान के चलिए कि फसल के बीच समय में या फसल के बीच में कोई अनचाही घास पौधे उगाते हैं, उनको भी वे उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें वहीं गिरा देते हैं ताकि वे वहीं गलकर मिट्टी में मिल जाए। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। तो ये चीजें आपको, ये फैक्ट्स याद रखने हैं, आपको बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेगा कथन के अंदर ये चीजें दी हुई होती है। अब बात करें यह खेती होती कहाँ है, तो ये भी बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। यह खेती मिजोरम में होती है, ठीक। और बात करें तो यहाँ की मुख्य फसल क्या है, तो यहाँ की मुख्य फसल होती है चावल, ठीक। मुख्य फसल कौन सी होती है, चावल होती है। अच्छा, तो यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फसल के पकाने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। फसल के पकने पर वो कौन सा त्योहार है जिसमें सब साथ में खाना पकाते हैं और साथ में खाते हैं, मजे करते हैं और
चेराव नाच भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब ये फसल पकती है चावल की तो सारे गांव के लोग एक साथ खाना पकाएंगे, उसको एक साथ खाएंगे और फिर नाचेंगे। और उस डांस को क्या नाम दिया गया है? चेराव। क्या नाम दिया गया है? चेराव। ठीक, अब इस चेराव नृत्य की भी कुछ खास विशेषताएं हैं, आपसे पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। जो चेराव नृत्य है इसकी खास बातें क्या है, कैसे होता है ये वाला डांस? तो इसमें, इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, यानी दो इधर बैठ गए, दो इधर बैठ गए, और क्या ले रखी है हाथों में? बांस के डंडे। ठीक, फिर क्या करेंगे? ये ढोल की ताल पर उन डंडों को जमीन पर पीटते हैं। जो ये इन्होंने हाथ में बांस के डंडे लिए हैं उनको जमीन पर पीटेंगे, ठीक है, जिससे आवाज होगी। और साथ ही साथ इन डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यहाँ इनके बीच में, यहाँ फिर औरतें और लोग जो भी डांस करते हैं वो खड़े रहते हैं और इन डंडों के ऊपर इधर इधर कूदते हैं। ठीक है, ये हो जाता है चेराव नृत्य। याद रहेगा आपको क्या क्या विशेषताएं इसके बारे में मैंने आपको बताई। इसमें क्या होता है? दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठेगी, क्या लेकर के? बांस की डंडी लेकर के, और ढोल की ताल पर उसको जमीन पर पीटेंगे उन डंडियों को, और बाकी लोग कतार में खड़े होकर उसके ऊपर कूदेंगे और नाचेंगे। ठीक, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। मुश्किल जीवन जीते हुए लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ इनके स्कूल जाने के बारे में बताया गया है कि भले ही जंगल में रहते हैं लेकिन फिर भी ये स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम शुरुआत करेंगे। ये आपका 21वां चैप्टर था, झूम की खेती। ठीक है, ये 21वां चैप्टर था। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 22, 5th क्लास का ही, जिसका नाम है फिर चला काफिला। फिर चला काफिला। अब इसमें क्या क्या आपको जानने वाली चीजें हैं वो देखिए यहाँ पर। दशहरे त्योहार पर गुड़ और पूरन पोली, यानी पूरन पोली का मतलब होता है चने की दाल की मीठी रोटियां बनाई जाती है। कौन से त्योहार पर? दशहरे के त्योहार पर, पूछा जा सकता है। तथा साथ में तीखी कढ़ी भी बनाते हैं। कौन से त्योहार की बात बताई गई है? दशहरे त्योहार की जब मेला लगता है तो गुड़ और पूरन पोली यानी चने की दाल की मीठी रोटियां और उसके साथ तीखी कढ़ी बनाई जाती है। इसके अलावा जो कर्ज वसूलने वाले लोग होते हैं, कर्ज वसूलने वाले लोग होते हैं उनको एक नाम से बुलाते हैं मुकद्दम। ठीक है, मुकद्दम नाम से बुलाते हैं किसको? कर्ज वसूलने वाले लोगों को। ये भी याद रखेंगे। फैक्ट्स में, छोटे छोटे फैक्ट्स में ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, तो ध्यान से सुनिएगा। आगे बात करें, बरसात के पहले से दशहरे तक गांव के बड़े किसानों को खेती में काम होता है या खेतों में काम होता है। बरसात के पहले से दशहरे तक गांव में बड़े किसानों को खेतों में काम होता है, यानी इस समय पर इनके लिए ज़्यादा काम होता है। आगे बात करें, जो मुकद्दम है, कर्ज वसूलने वाले हैं, ये शक्कर के कारखानों का दलाल होता है और वह गांव के लोगों को गन्ने की खेती में काम भी दिलवाता है। ठीक है, ये किसके बारे में बताया गया है? मुकद्दम के बारे में, जो कि कर्ज वसूलता है। ये कौन है? ये दलाल है शक्कर के कारखाने का, और ये क्या काम करता है? एक तो कर्ज वसूलने का, साथ ही साथ गांव के लोगों को गन्ने के खेतों में काम भी दिलवाता है। ठीक है, ये तो हो गई दशहरे से पहले की बात। अब दशहरे के बाद क्या क्या होगा ये भी सुन लो इसी चैप्टर में, और क्या क्या चीजें आपको जाननी होगी। तो देखिए, परिवारों का काफिला अब गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा। अपनी झोपड़ियां गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकले हुए गन्नों से ये लोग बनाते हैं। ठीक है, किससे बनाते हैं? गन्ने की सूखी पत्तियों से, और जब रस निकलने के बाद जो गन्ना बचता है उस रस निकले गन्ने से ये अपनी झोपड़ियां बनाएंगे। घर के आदमी क्या करेंगे? खेतों में गन्नों की कटाई करेंगे, और बच्चे और औरतें गन्नों के गट्ठर बनाते हैं। ठीक है, तो ये इनका काम बताया गया है यहाँ पर। फिर उन्हें शक्कर के कारखानों में ले जाते हैं, तो ये इन लोगों का यहाँ पर काम बताया गया है।
कारखानों के बाहर कभी कभी 2-3 रातें बैलगाड़ियों पर ही गुजारनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब शुगर मिल में या फिर मिल में गन्ने लेकर के जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ बहुत लंबी भीड़ होने के कारण, लाइन लगने के कारण, तो बैलगाड़ी वाले जो कि उसमें गन्ने भर के लाते हैं उन्हें कई रातें बैलगाड़ियों पर ही गुजारनी पड़ती है अगर ज़्यादा भीड़ हो जाए। ठीक, आगे बात करें, कारखाने पर अपने परिवार के हिस्से के गन्नों का वजन करवाकर लोग रसीद लेते हैं। जो लोग वहां पर अपने गन्ने देने जाते हैं वो क्या करेंगे, उसका वजन करवा करके रसीद लेंगे, जिसे मुकद्दम को दिखा करके क्या किया जाता है, कर्ज का हिसाब किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पर दशहरे के पहले और बाद की बात। फिर चला काफिला, ये पूरी आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर इसी के साथ समाप्त होता है। ठीक, बस इसमें जो ज़्यादा चीज़ें याद रखने वाली थी, एक तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मुकद्दम किसे कहते हैं। ठीक है, कौन से त्योहार पर गुड़ और पूरन पोली की रोटी बनाई जाती है, तीखी कढ़ी कब बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर में, ये तो आपको बिल्कुल ध्यान रहने ही चाहिए। अब चैप्टर नंबर नेक्स्ट आपका है किसकी झलक किसकी छाप। क्या है किसकी झलक किसकी छाप? इस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप जानेंगे ग्रेगर या मेंडल के बारे में, जिन्होंने बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि आविष्कार किया। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जानेंगे, जो कि एक कौन थे, अनुवांशिकी के जनक इनको कहा जाता है। ये एक वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। अभी पूरी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, वो चीज़ें आप जानेंगे यहाँ पर। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में एक फैक्ट दिया गया है जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है कि पोलियो कैसा रोग है, ये वायरस के कारण होने वाले या वायरस जनित रोग है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता है। ठीक है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता है, ये आनुवांशिकी रोग नहीं है, बल्कि ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कई बार, तो ध्यान रखेंगे आप सभी इस चीज का। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को बहुत अच्छे तरीके से? बिल्कुल समझ आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिए दोस्तों फटाफट से। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि आनुवांशिकी की खोज किसने की, कैसे की, वो सारी चीजें। ठीक है, मटर के प्रयोग, चिकने या खुरदुरे, ये इनका टाइटल है। तो जानेंगे, बात करेंगे कि ग्रेगर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान के परिवार में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये कौन थे? वैज्ञानिक। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन परीक्षा के नाम से ही उनके पसीने छूटते थे। ये आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल ये एक्स्ट्रा नहीं है, आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पूछता है। आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण जो ग्रेगर मेंडल थे, इन्होंने एक मठ में रह करके मंक को बोलते हैं मुनि। ठीक है, मुनि बनने का सोचा या मंक बनने का सोचा, ताकि वहीं से उनकी आगे की पढ़ाई जो है वो जारी रह सके, उनको वहीं पर रह करके पढ़ाई करने का मौका मिल सके। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। आगे बात करेंगे तो 7 साल तक इन्होंने मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई सारे प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। कौन सी थी वो बात? वो बात ये थी कि भैया जो है इन्होंने आनुवांशिकी की खोज ही कर डाली। इन्होंने बताया कि मटर के दाने पर प्रयोग करने के बाद जो इन्होंने नियम दिया था, उसमें कैसे कैसे इन्होंने चीज़ें बताई, वो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। इन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना होना, बीज का खुरदुरा होना, पीला होना या बीज का हरा होना, और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। तो ये इन्होंने प्रयोग किए कि कैसे कैसे ये आनुवांशिकी जो गुण है वो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, मटर का पहला पेड़ ऐसा था, अगर उसी के बीजों को उन्होंने बोया तो उसी प्रकार के उनको मटर मिले।
ठीक है। चिकने बीज वाले खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी या तो चिकने या खुरदुरे ही होते हैं, ये इन्होंने बताया। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए। पीले और हरा गुण मिलकर कोई नई रंग की बीज नहीं आती है, या तो पीली ही आएगी या हरी ही बीज होगी मटर की। ठीक, तो इन्होंने ये सारी चीजें बताई। मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे ज्यादा पीले बीज वाले होंगे, यानी ज्यादा संभावना किसकी रहती है, पीला बीज वाले जो पौधे होते हैं वो डोमिनेटिंग रहते हैं, उनकी ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे। तो ये चीज इन्होंने थोड़ी सी बताई इसके बारे में। खासकर बस आपको इतना यहाँ पर पता हो कि आनुवांशिकी के जनक कौन थे, ग्रेगर मेंडल थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1822 में। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, तो यूनिवर्सिटी में तो जा नहीं सकते थे, पैसे की कमी थी, तो फिर इन्होंने मंक बनने की सोची, मुनि बनने की सोची और मठ में रहने लगे। और मठ का जो बगीचा था उसमें बहुत सारे मटर के पौधे थे। इन्होंने क्या किया, फिर वहीं पर अपनी खोजबीन शुरू करी और बहुत बारीकी से लगभग 28,000 पौधों का परीक्षण किया और उनका रिकॉर्ड रखा और देखा कि भैया ऐसा होता है कि जैसे माता पिता वैसे गुण बच्चों में भी जाते हैं। ठीक, तो ये पूरा का पूरा इनका प्रयोग था जिसमें हमने जाना किसकी झलक किसकी छाप इस वाले चैप्टर में। चलो अब यहाँ से आपकी 5th क्लास की पूरी समरी खत्म होती है। पिछली 5 क्लासेस में हमने सारा कुछ कवर कर लिया है और आज ही इसी क्लास से ही हम आगे की शुरुआत करेंगे क्लास 4th की एनसीईआरटी की। ठीक है, इसके बाद 3rd की करेंगे। 3rd में तो बहुत छोटा सा है, मुश्किल से 2 पेज होंगे, तो अब तो बहुत ही थोड़ा सा बाकी है। ज़्यादा मैटर 5th का था और यही 5th वाले में से ही ज़्यादा पूछा जाता था, इसी वजह से मैंने आपको 5th वाली एनसीईआरटी पहले कवर कराई। तो यहाँ अभी हम देखेंगे क्लास 4th लेसन 1 जिसका नाम है चलो चले स्कूल। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जहां से हर बार क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चन बनेगा अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है इस चैप्टर में कि बच्चे कैसे कैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हुए उन्हें किस किस कठिनाई को पार करना होता है। ठीक है, कौन से राज्य में क्या विशेषता है वहाँ की, कैसे बच्चे कि असम में कैसे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कैसे जाते हैं, गुजरात में कैसे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों असम की। असम में क्या है, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश होने की वजह से स्कूल जाने के लिए बच्चे किसका प्रयोग करते हैं, बांस और रस्सी से बने पुल का। ठीक है, ऐसे बांस के डंडे लगा दिए जाते हैं बहुत सारे और फिर यहाँ पर रस्सी बांध दी जाती है, जिन रस्सी पर ऐसे चल चल के इधर से पकड़ के, ठीक है, बांस के डंडे रख दिए जाएंगे, इन पर ऐसे कुछ पकड़ने के लिए रस्सी होगी, तो इन पर चल चल के बच्चे स्कूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पानी ज़्यादा भरा होता है नीचे, तो इसीलिए यहाँ पर बांस के और रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे एग्जामिनर कि बताइए असम के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको कि बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग करते हैं, या सीमेंट से बने पुल का प्रयोग करते हैं, या ट्रॉली में बैठ करके जाते हैं, तो आप पहचान कर लेंगे पहचान। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आपको ऐसे पहचानना है। असम का हो गया। दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों लद्दाख की। लद्दाख में स्कूल कैसे जाते हैं बच्चे, तो दोस्तों लद्दाख में स्कूल जाने के लिए ट्रॉली मतलब लकड़ी से बना हुआ झूला, ठीक है, ट्रॉली और पुली की मदद से एक रस्सी पर सरकते हुए जो है वो स्कूल जाते हैं। यानी जैसे एक रस्सी बंधी हुई होती है, पहाड़ी इलाका है, तो क्या होगा, एक पुली की मदद से क्या होता है, यहाँ पर एक ट्रॉली बंधी हुई होती है लकड़ी का झूला के टाइप। ठीक है, तो बच्चे इसमें बैठ जाते हैं और ये पुली की मदद से सरकते हुए क्या होते हैं, ये ऐसे पुली की मदद से सरकते हुए पार करते हैं रास्ते को। तो ये हो गया किसके बारे में, आपका लद्दाख के बारे में। ठीक है, तो ट्रॉली और पुली की मदद से रस्सी से सरकते हुए स्कूल जाते हैं बच्चे। कहाँ की विशेषता है ये, लद्दाख की। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कि जो नॉर्मल एरियाज होते हैं, प्लेन एरियाज होते हैं, ठीक है, तो वहां से बच्चे कैसे जाते हैं, या ओवर वाटर नॉर्मल एरियाज में पानी के ऊपर से कैसे जाएंगे, तो ये करेंगे सीमेंट के बने पुल का प्रयोग, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में तो यहाँ तो सीमेंट के पुल बने हुए हैं, तो ये उनसे आराम से जाते हैं स्कूल में अपने। आगे बात करेंगे केरल। केरल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है भर भर के आपके पेपर में। तो केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए प्रयोग में लाते हैं एक छोटी सी बनी लकड़ी की नाव, जिसको क्या नाम दिया गया है, वल्लम, ठीक है, वल्लम। ये क्या है, नाव है, लकड़ी की बनी एक छोटी सी नाव है जिसको वल्लम कहते हैं। इसका प्रयोग करके बच्चे केरल में स्कूल जाते हैं, ठीक है। पहचान कर लेंगे आप, केरल में किस में बैठ के जाएंगे, वल्लम में बैठ के। वल्लम क्या है, लकड़ी की बनी छोटी नाव। स्कूल जाने के लिए इसका प्रयोग बच्चे करते हैं। अभी हमने देख लिया यहाँ पर अभी तक असम, लद्दाख और जो नॉर्मल एरियाज है केरल का हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की। ये बड़ा आसान है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में ज्यादा क्या मिलते हैं, ऊंट मिलते हैं, तो बच्चे किसका प्रयोग करेंगे, ऊंट गाड़ी का, ठीक है। तो राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी पर बैठ करके स्कूल जाते हैं। तो ये हो गया राजस्थान के बारे में। अगर पूछे तो आप गलत नहीं करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो मैदानी इलाके की बात की गई है। मैदानी इलाकों में बच्चे कैसे जाते हैं, तो मैदानी इलाकों में बच्चे बैलगाड़ियों में बैठकर जाते हैं और हरे भरे खेतों में से होते हुए धीरे धीरे निकलते हुए और स्कूल पहुंचते हैं। अपने साथ ही बच्चे छतरी भी रखते हैं कि जब कभी तेज धूप या बारिश आए तो ये अपनी छतरी भी खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मैदानी इलाके की बात। यहाँ पर बच्चे जाएंगे बैलगाड़ी में बैठकर। आगे बढ़ते हैं उत्तर की पहाड़ियों पर, जो पहाड़ी इलाका है, ठीक है, जैसे कश्मीर वाला या इलाका है, पहाड़ियाँ है, बर्फ पड़ी रहती है, तो बच्चे कैसे जाएंगे वहाँ, बर्फ पर चलकर ही जाते हैं। ये तो बर्फ पर चलकर ही जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं ये बच्चे चेन बना करके, जिससे अगर ताजी बर्फ में किसी का भी पैर रखा जाए, कोई बच्चा, क्योंकि ताजी बर्फ में क्या होता है, धंस जाता है इंसान नीचे, तो वे क्या करेंगे, चेन बना करके चलेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, ठीक है, और चेन बना करके जाते हैं स्कूल, जिससे अगर कोई सा भी नीचे धंसे तो वे उसको पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर की पहाड़ियों पर कैसे जाएंगे बच्चे, ये हाथ पकड़कर चेन बनाकर बर्फ से होते हुए स्कूल जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बच्चे कैसे जाएंगे, तो उत्तराखंड में बच्चे उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों के बीच से होते हुए स्कूल जाते हैं, यानी पैदल ही जाएंगे। वहाँ बहुत ज़्यादा पथरीला एरिया है, उबड़ खाबड़ पत्थर से होते हुए, उनके रास्तों से होते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं। सॉरी। तो ये हो गई उत्तराखंड की पहचान, या उत्तराखंड के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, आपको पता चल गया। ये चैप्टर अपने आप में बहुत बहुत, अभी तक के सारे चैप्टर जितने मैंने आपको कराए उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही था। यहाँ से आपका हर बार पेपर में प्रश्न आता है, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर लो गाइज, गुजरात के बारे में, ठीक है। गुजरात के बारे में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसमें गुजरात का नहीं लिखा है तो यहाँ मैं गुजरात का बता दूंगी आपको। ये भी कई बार पूछ सकता है आपसे, गुजरात में बच्चे कैसे जाएंगे, तो ये जाएंगे जुगाड़ में, ठीक है, जुगाड़ में बैठ करके जाएंगे गुजरात के बच्चे। और जुगाड़ कैसा होता है कि आगे तो एक मोटरसाइकिल और पीछे उसकी एक ट्रॉली लगी हुई होती है, ठीक है, मोटरसाइकिल के पीछे, तो उसमें बैठ करके बच्चे स्कूल जाएंगे, जिसको कि नाम दिया गया है जुगाड़ का, ठीक। तो जिसको नाम दिया गया है जुगाड़ का, देखना अच्छे बना जुगाड़, ऐसा ही होता है ना, हाँ बिल्कुल। तो ये गुजरात में ऐसे जाएंगे। तो ठीक है, इनको आप रिवीजन कर लीजिएगा फटाफट से। अपना जितना भी मैंने आज ये 3 से 4 चैप्टर कवर कराए, इनको अच्छे से एक बार देख लेना। बाकी आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, अब तो बहुत थोड़ा सा बाकी है। आप ये समझ के चलिए कि आपने एनसीईआरटी को लगभग 80% आप पढ़ चुके हैं, अब तो थोड़ा ही बाकी है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। जय हिंद, वंदे मातरम।